अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में है उसके संबंध में देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे तो उन्हीं के स्मरण में मुंबई के प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया था और नवंबर 1905 में संग्रहालय भवन की नींव रखी गई और 1922 ईस्वी तक यह भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। उस समय इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया रखा गया, परंतु 1998 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से इसे संबोधित किया गया। अगला है, इंडो गोथिक शैली में बनाए गए इस भवन को प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा दिया गया और इस संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति का इतिहास इन तीनों वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। अब हम इस पाठ का अगला तीसरा मुख्य मुद्दा समझेंगे, ग्रंथालय और अभिलेखागार। ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह ग्रंथालय हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रंथालय में पुस्तकें होती हैं और उन पुस्तकों में अपार ज्ञान होता है, जानकारी होती है और इसीलिए ग्रंथालय को ज्ञान और जानकारी का भंडार गृह कहा जाता है। इन ग्रंथालयों का कार्य क्या है, पहले हम वह समझ लेते हैं कि ग्रंथालय ज्ञान और जानकारी का भंडार गृह होते हैं। पूरा वस्तुओं का संकलन संग्रहालय में और ग्रंथों का संकलन ग्रंथालय में होता है। तो जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तक होती हैं, वह ग्रंथालय में रखे जाते हैं और जो वस्तुएं होती हैं ग्रंथों के अतिरिक्त जो पूरा वस्तु होती हैं उन्हें संग्रहालय में रखा जाता है और वह वस्तुएं दर्शनीय होती हैं, उन्हें लोग देखते हैं। इसी तरह जो प्राचीन दस्तावेज होते हैं किंतु उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता, उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें अभिलेखागार में रखा जाता है। मैं समझती हूं कि यहां पर आप लोग ग्रंथालय, संग्रहालय और अभिलेखागार का फर्क समझ चुके हो। ग्रंथालय में ग्रंथ रखे जाते हैं। ग्रंथ अर्थात रामायण महाभारत सिर्फ नहीं बच्चों, ग्रंथ जिसमें पुस्तकों का समावेश होता है वह ग्रंथालय है। और पुस्तकों के अतिरिक्त जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं, पुरा वस्तु, उनका संग्रहण, उनका संकलन संग्रहालय में किया जाता है। किंतु कुछ प्राचीन दस्तावेज ऐसे भी होते हैं जो गोपनीय होते हैं, उन्हें प्रदर्शन नहीं किया जाता है, उनका संरक्षण अभिलेखागार में रखा जाता है। और ग्रंथों का संकलन, संयोजन और संरक्षण और संवर्धन का कार्य ग्रंथालय में किया जाता है। यानी ग्रंथों को व्यवस्थित रखना, संभालना, उन्हें सुरक्षित रखना, एकत्रित करना और उनमें किस तरह से विकास हो सके, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को रखना, यह कार्य ग्रंथालय में किया जाता है। और इन ग्रंथों को लोगों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच सके, इसके लिए ग्रंथों की सूची बनाई जाती है और जानकारी के स्रोतों का प्रसारण किया जाता है ताकि लोग आसानी पूर्वक इन ग्रंथों को लेकर पढ़ सकें। ग्रंथालय पाठकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ग्रंथ उपलब्ध कराने में सहायता करता है। अब हम समझेंगे सबसे प्राचीनतम ग्रंथालयों के बारे में। ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी से ईसा सन की 5वीं शताब्दी की कालावधि में तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय सबसे प्राचीनतम ग्रंथालय है। इसके बाद ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी के मेसोपोटामिया के असीरियन साम्राज्य के सम्राट असुरबानीपाल का ग्रंथालय भी प्राचीनतम ग्रंथालय है। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी के इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय भी इसी प्राचीन ग्रंथालय में समाविष्ट है। इसके बाद हम सरस्वती महल ग्रंथालय को समझेंगे। सरस्वती महल ग्रंथालय यह ईसा सन की 16वीं शताब्दी में
तंजौर में नायक राजाओं के कार्यकाल में बनाया गया था। व्यंकोजी राजे और उनके वंशजों ने इसे अधिक से अधिक संपन्न बनाया और इस ग्रंथालय को अधिक समृद्ध बनाने वाले सर फौजी राजे भोसले का नाम 1918 में इस ग्रंथालय को दे दिया गया और इस ग्रंथालय में लगभग 49,000 प्राचीन ग्रंथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ग्रंथालयों में नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में है और हैदराबाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी तथा डेविड ससून लाइब्रेरी जो मुंबई में है, यह भारत के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथालयों में से एक हैं। अब हम देखते हैं अभिलेखागार का कार्य क्या है। अभिलेखागार के कार्यों में हम जानेंगे कि सबसे पहला कार्य है कि महत्वपूर्ण कागजातों को संरक्षित करना, दूसरा कागज पत्रों की सूची बनाना, तीसरा नागरिकों को जब भी आवश्यकता हो उन कागजातों को उपलब्ध कराना, चौथा संपूर्ण प्रबंधन को संगणकीय प्रणाली से जोड़ना अर्थात कंप्यूटर से जोड़ना ताकि सब रिकॉर्ड रखने में और उन्हें प्राप्त करने में सहूलियत हो। अभिलेखागार में रखे गए कागजातों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और इसीलिए उन्हें अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। अब हम भारत का प्रथम अभिलेखागार जो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से कोलकाता में 1991 में स्थापित हुआ है और 1911 में उसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, इसके संदर्भ में देखेंगे। 1891 ईस्वी में कोलकाता में भारत के प्रथम सरकारी अभिलेखागार इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और 1911 में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1998 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जनता के लिए खोल दिया था। यह अभिलेखागार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस अभिलेखागार में 1748 ईस्वी और उससे आगे के सभी भाषाओं के कागजात रखे गए हैं। कागजातों का सार्वजनिक, प्राच्य विद्या विषयक, पांडुलिपियां और निजी दस्तावेजों में वर्गीकरण किया गया है। यानी जो कागजात लोगों को दिखाया जा सकता है उन्हें सार्वजनिक रखा गया है और जो विद्या विषयों के लिए अध्ययन का विषय बनेगा वह उन्हें अलग किया गया है और हस्तलिखित पांडुलिपियों को चूंकि अधिक लोगों के हाथ में रहना सुरक्षित नहीं होता है इसलिए उन्हें अलग रखा गया है और जो निजी अर्थात गोपनीय जो दस्तावेज होते हैं जिनका सरोकार जनसामान्य से नहीं होता है उन्हें अलग, इस तरह से अलग अलग वर्गीकरण करके कागजातों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार भी है और मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद तथा नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के अभिलेखागार हैं। पुणे अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ घसीटा लिपि में लिखे गए कागजात हैं जिसे पेशवे दफ्तर अर्थात पेशवाओं के कागजात कहा जाता है। पाठ का चौथा और अंतिम मुद्दा कोश समझते हैं। कोश क्या है? कोश अर्थात डिक्शनरी। डिक्शनरी आप लोग अंग्रेजी में जानते हो, वही हिंदी में कोश है, लेकिन यह कोश भी बहुत समृद्ध है। इस कोश का अर्थ है कि शब्दों के अर्थ संग्रह को कोश कहते हैं। शब्दों, विभिन्न जानकारियों अथवा ज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। कोश में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संकलन और सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना और उसे सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना ही कोश का
उद्देश्य होता है। अब इन कोश की आवश्यकता क्यों है वह हम समझ लेते हैं। कोश के द्वारा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचाया जाता है। पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। पाठकों के मुद्दों और समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है और अध्येताओं के लिए अर्थात अध्ययन करने वालों के लिए कोश ज्ञान का पूर्व संग्रह उपलब्ध कराते हैं और उसमें अधिक जोड़ने तथा अनुसंधान करने की प्रेरणा भी देते हैं। कोश राष्ट्र की सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति के प्रतीक होते हैं। समाज की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोश निर्मित किए जाते रहे हैं। अब इन कोश की विशेषताओं को हम समझेंगे। कोश की विशेषताएं हैं कि वह उनमें अचूकता होती है, सटीकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, बद्धता होती है और अध्ययनता होती है। अब हम कोश का स्वरूप समझ लेते हैं। कोश की रचना वर्ण क्रमानुसार की जाती है। प्रत्येक कोश का निर्माण चुने हुए विषय के अनुसार होता है, इसीलिए विषय के अनुरूप ही कोश के प्रकार भी निश्चित किए जाते हैं। कोश में महत्वपूर्ण घटनाएं, संज्ञाएं, संकल्पना और व्यक्ति जैसे घटकों की जानकारी दी जाती है और पाठकों की सुविधा और जानकारी खोजने की सुविधा की दृष्टि से कोश के अंत में सूची भी दी जाती है। अब हम कोश के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। कोशों का सामान्यतया 4 विभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है: शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश वाङ्मय और सूची वाङ्मय। अब हम देखते हैं कि शब्दकोश क्या है। शब्दकोश जिसमें शब्दों का संग्रह और अर्थ दिया जाता है। इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों का अर्थ दिया होता है। दूसरे, इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं और शब्दों की व्युत्पत्ति और व्याकरण यानी इन शब्दों का निर्माण कहाँ से हुआ और यह शब्द जैसे संज्ञा है, पुल्लिंग है, काल कौन सा है, इस तरह के व्याकरण भी दिया जाता है। और सर्वसंग्राहक व्युत्पत्ति कोश, विशिष्ट विषय पर कोश, पारिभाषिक शब्दकोश, समानार्थी तथा विरुद्धार्थी शब्दकोश, मुहावरे, कहावतों का संग्रह कोश आदि शब्दकोश के विभिन्न प्रकार हैं। दूसरा है विश्वकोश। विश्वकोश के 2 भेद हैं: सर्वसंग्राहक जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश आदि, और दूसरा है विशिष्ट विषय पर कोश। यह किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं जैसे भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञान कोश आदि। बच्चों, कोश से संबंधित यानी कोश की संकल्पना को समझने के लिए मैं एक बात कहूंगी कि आप लोग अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में जाइए और वहां पर आप पता कीजिए कि किस किस तरह के कोश हैं और वह कैसे कोश हैं। वहां पर जब आप ग्रंथपाल से अर्थात लाइब्रेरियन से पूछेंगे तो वह आपको हर तरह के कोश दिखा देंगे, जिससे आप लोगों को यह संकल्पना पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि शब्दकोश क्या होता है, विश्वकोश क्या होता है, कोश सदृश वाङ्मय क्या होता है और सूची वाङ्मय क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कोश सदृश वाङ्मय। कोश सदृश वाङ्मय में किसी विषय के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाती है और विभिन्न तज्ञों से यह लेख लिखवाए जाते हैं। ईयरबुक, मनोरमा जैसे कोश सदृश वाङ्मय प्रकाशित होते रहते हैं और महाराष्ट्र जीवन खंड 1-2, शहर पुणे खंड 1-2 ईयरबुक जिसमें मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया है, यह हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। चौथा है सूची वाङ्मय। ग्रंथ में अलिखित व्यक्ति, विषय, स्थान, ग्रंथ आदि की सूची ग्रंथ के अंत में दी जाती है। सूची में
विषयों की क्रमबद्धता होती है। सूची के कारण ही ग्रंथ को पढ़ने में सहायता मिलती है। श ग दाते की मराठी पत्रिकाओं की सूची प्रसिद्ध है। अब हम समझेंगे कोश और इतिहास के बारे में। कोश और इतिहास दोनों में ही वस्तुनिष्ठता, अद्यता और सत्य जानकारी का महत्व होता है। अर्थात जो कोश है या इतिहास है, दोनों में ही वस्तुनिष्ठता होती है और सत्य जानकारी और पूरी जानकारी दी जाती है। इतिहास का अध्ययन करने वाले के लिए कोश वाङ्मय उपयुक्त होता है, जबकि कोश के निर्माण में इतिहास उपयोगी होता है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि कोश और इतिहास यह दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके बाद कोश किस तरह से समाज का गौरव चिन्ह है वह हम देख लेते हैं। स्वराष्ट्र के उद्देश्य, नीतियों, जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का कोश पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र के दर्शन और परंपराओं का भी प्रभाव कोश पर पड़ता है। कोश के द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत किया जा सकता है। ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का प्रसार करने से कोश निर्माण की प्रेरणा मिलती है। कोश की रचना में समाज की प्रज्ञा और प्रतिभा की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यही कारण है कि कोश समाज का गौरव चिन्ह है। अब हम इतिहास विषय से जो संबंधित कोश हैं उन्हें देख लेते हैं। अर्थात विषयानुसार कोशों के प्रकार और उनकी जानकारी देख लेते हैं। पहला है इतिहास कोश। प्राचीन काल के मनुष्य के व्यवहार में आए शब्दों का संग्रह करके उनके अचूक अर्थ बताने वाले कोश को इतिहास कोश कहते हैं। ऐसे कोश में घटनाओं और व्यक्तियों का नाम का उल्लेख होता है। ताम्रपट, शिलालेख जैसे शब्दों के अर्थ और दस्तावेजों, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों की वर्ण क्रमानुसार सूची दी होती है। केलकर का ऐतिहासिक शब्दकोश महत्वपूर्ण है। दूसरा है चरित्र कोश। समाज के कर्मठ व्यक्तियों के चरित्र और उनके योगदान की जानकारी जिस कोश में दी जाती है उस कोश को हम चरित्र कोश कहते हैं। गोडबोले का भारतीय प्राचीन चरित्र कोश, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव का प्राचीन, मध्ययुगीन तथा अर्वाचीन इन 3 खंडों में प्रकाशित भारतवर्षीय चरित्र कोश महत्वपूर्ण कोश है। अगला है ज्ञान कोश। श्रीधर वेंकटेश केतकर के द्वारा तैयार किए गए महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश के 23 खंड प्रकाशित हुए हैं। कोश निर्माण के पीछे उनकी भूमिका यह थी कि लोग बहुश्रुत बने, उनके ज्ञान के दायरे का विस्तार हो, उनके विचारों का क्षेत्र अधिक व्यापक हो और विश्व के उन्नत लोगों के साथ वे परिपक्व हों। तत्पश्चात हम स्थल कोश समझेंगे। स्थल कोश जो इतिहास भूगोल के आधार पर ही घटित होता है। ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी देने वाले ऐसे कोश को स्थल कोश कहते हैं। महानुभाव मुनि व्यास का स्थान पोथी और सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव का प्राचीन भारतीय स्थल कोश महत्वपूर्ण स्थल कोश है। स्थल कोश इतिहास लेखन में उपयोगी होते हैं। अगला है विश्वकोश। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने मराठी भाषा के विकास के लिए विश्वकोश निर्मित मंडल की स्थापना की। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के मार्गदर्शन में मराठी विश्वकोश निर्माण का काम प्रारंभ हुआ और महाराष्ट्र राज्य साहित्य तथा संस्कृति मंडल की ओर से यह काम शुरू हुआ। इस विश्वकोश के अब तक 20 खंड प्रकाशित हुए हैं। संपूर्ण विश्व के ज्ञान का सारांश इस विश्वकोश में है। कोश के छठे प्रकार में समावेश है संस्कृति कोश का। संस्कृति कोश जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के धर्म, पहनावा, उत्सव, पर्व, परंपरा, शिक्षा आदि की जानकारी होती है। महादेव शास्त्री जोशी के संपादकत्व में भारतीय संस्कृत कोश के 10 खंड प्रकाशित हुए हैं। इस कोश में
प्राचीन भारत की संस्कृति, सामाजिक जीवन, तीज, त्योहार, परंपरा आदि की जानकारी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य वैशिष्ट्यपूर्ण कोश हैं, जैसे लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी का संगीत शास्त्रकार एवं कलाकार का इतिहास नामक कोश, दूसरे शंगरादाते का क्रांतिकारियों का चरित्र कोश और तीसरा न र फाटक का स्वतंत्रता सेनानी चरित्र कोश। उम्मीद है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण यह पाठ आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।